नमस्कार, मैं हूं आरजू। आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम आमने सामने। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं डॉक्टर अशोक मीन से, जो कि बैकुंठपुर जिला हॉस्पिटल में आयुर्वेद विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। तो आइए इनसे चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, हम पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना क्या है और ये किस तरह की बीमारी है। कोरोना एक वायरस जनित बीमारी है। इसको कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। यह दिसंबर महीने में दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से फैला है और ये पूरे विश्व में महामारी का रूप ले लिया है। जी। सर, क्या इसका इलाज आयुर्वेदिक से संभव है, क्योंकि ये नई बीमारी है? ये जो वायरस जनित बीमारी है, ये सामान्य फ्लू की तरह इसके लक्षण होते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे आयुर्वेद में इलाज संभव है और इस इलाज को हम इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट जो होता है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। दूसरा पक्ष जो लाक्षणिक इलाज है, जैसे सर्दी है, खांसी है और बुखार, तो ये तीनों प्रकार की ये सभी प्रकार की दवाइयों का काढ़ा बना के हम पिला सकते हैं और एसिम्प्टोमेटिक मरीज में कई जगह ट्रायल हुए हैं, बहुत अच्छा लाभ है। जी जी। सर, जैसे कि कोरोना के लक्षण किस तरह के हैं, इसे कैसे पहचाना जा सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है? कोरोना के मैंने बोला कि कोरोना के जो है सामान्य फ्लू की तरह ही लक्षण होते हैं। जैसे नाक का बहना, गले में खराश होना या गले में दर्द होना, खांसी का आना, बुखार का आना, सिर का दर्द होना और लेट स्टेज में सांस लेने में तकलीफ होता है, निमोनिया जैसी स्थिति आती है। और ये जो सांस लेने में दिक्कत होना और निमोनिया जैसी स्थिति जो आगे चल के काफ़ी गंभीर रूप ले लेते हैं और हमें जो है वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसके जो है लक्षण होते हैं। जी। सर, जो कोरोना है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किस तरह से फैलता है? कोरोना बीमारी जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही फैलते हैं। जैसे जो संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो संक्रमित व्यक्ति की श्वास और वो संक्रमित व्यक्ति के छींक और खांसी से जो कुछ बूंदे निकलते हैं, वो बूंद जो है स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और वो यदि उस बूंद को हाथ से जो है यदि अपने नाक, आँख, मुंह में यदि मलता है या रगड़ता है तो उस स्थिति में दूसरे व्यक्ति में बीमारी होते हैं। और दूसरी चीज़ें क्या है कि यदि संक्रमित व्यक्ति किसी सतह पर उसकी जो है छींक या थूक, ये इस टाइप की जो बूंदे अगर पड़ा हो, उन सतह के ऊपर भी यदि व्यक्ति उनके संपर्क में आता है तब भी ये बीमारी हो जाती है। जी। डॉक्टर साहब, यदि कोई व्यक्ति घर पर बीमार पड़ा हुआ है तो इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोविड के ही केस हो या कोरोना वायरस की ही बीमारी हो। हमें आज के इस समय में कोई भी व्यक्ति यदि बीमार पड़ता है और यदि सर्दी खांसी के लक्षण हो तो उनको तुरंत नज़दीकी अस्पताल से संपर्क करके इलाज मुहैया करना चाहिए। यदि ज़रूरत पड़े तो उनका सैंपल जो है आगे जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि वो कोरोना संक्रमित है या नहीं है ये पता चलेगा। और एक चीज़ और इसमें है कि कोई भी अगर घर में सर्दी खांसी के ऐसा कोई लक्षण वाले बीमारी मरीज मिलते हैं तो प्रयास ये रहे कि उस बीमार व्यक्ति को हम थोड़ा आइसोलेट कर लें ताकि दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आए और वह बीमारी ना फैले। सर, ये वायरस घातक है क्या? ये वायरस घातक है उन व्यक्तियों के लिए जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम है। तो इसमें स्पेशली जो होते हैं जैसे वृद्ध व्यक्ति जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम होते हैं। दूसरा, ऐसे छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होता है। तीसरा, ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही कोई रोग से ग्रस्त हों और उस रोग
के ग्रस्त होने के कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई हो, ऐसे व्यक्ति में काफ़ी घातक सिद्ध होते हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति ऐसे बीमारी जैसे शुगर की बीमारी हो, हार्ट की डिसीज़ हो, कैंसर हो, किडनी संबंधित बीमारी, इनके ऐसे मरीजों के ऊपर यदि कोरोना बीमारी अगर संक्रमित करता है तो काफ़ी घातक होता है। और वैसे हमारे भारत देश में इसकी डेथ रेट जो है काफ़ी कम है, लगभग 3% के आसपास है। सर, किसी व्यक्ति को यदि जुकाम होता है तो ये आम जुकाम है या कोरोना वायरस है, इसका पता कैसे चलेगा? देखिए, अभी मौसम चेंज हो रहा है, बरसात का समय आया है, लेकिन पूर्ण रूप से बरसात का समय नहीं आया है। इसी समय वातावरण में नमी होने की वजह से जो है सामान्य वायरस भी काफ़ी ग्रोथ करते हैं और इसी समय जो है वायरल फीवर काफ़ी हद तक के आते हैं, क्योंकि वातावरण में जो नमी और उमस के कारण वातावरण में वायरस जो है काफ़ी ग्रोथ होते हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई भी फ्लू है तो वो कोरोना वायरस ही हो, लेकिन हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति में सामान्य सर्दी खांसी हुआ है वो व्यक्ति किसी प्रकार का यात्रा तो नहीं किया है या किसी यात्रा किए हुए व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आया, इसे हमें ध्यान रखना होगा। सर, क्या कोरोना वायरस के बचाव के लिए खान पान में बदलाव की जरूरत है? क्या सर मांसाहारी भोजन खाना सुरक्षित है? खान पान में तो हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी खान पान के द्वारा ही हमारी काफ़ी हद तक के रोग प्रतिरोधक क्षमता या शरीर की स्वस्थता निर्भर करता है। और हमें जो है हमेशा संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। और रही बात मांसाहारी भोजन का, तो जो व्यक्ति खाते हैं वो सुरक्षित यदि मांस का सेवन करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जी, अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज़ का मरीज है तो इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? डायबिटीज़ के मरीज को तो सबसे पहला ये चीज़ ये ध्यान देना होगा कि उनका जो है ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होना चाहिए। इसको मेंटेन करने के लिए जो डॉक्टर ने दवाई दिए हैं, जिस पावर की भी दवाई दिए हैं, उनका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, संतुलित आहार और डाइट चार्ट में डॉक्टर ने जिस प्रकार की सलाह दिए हैं उसी का ही फॉलो करना चाहिए। अगला चीज़ जो है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जैसे कुछ आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ आती हैं, जैसे त्रिकटु हो गया, तुलसी हो गया, अदरक हो गया, गिलोय हो गया, अश्वगंधा हो गया, इन दवाइयों के सेवन करने से जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रहते हैं। जी, हाथों को साफ रखने के अलावा और कोरोना वायरस से बचने के लिए और किस तरह की सावधानी की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए? हाथों को साफ रखने के अलावा हाथों को हमें जो है साबुन पानी से बार बार धोना चाहिए। और गंदे हाथ से हमें अपने नाक, मुंह, आँख को नहीं छूना चाहिए। यदि बार बार साबुन पानी से हाथ धोने की सुविधा ना हो, उस जगह पे हमें 70% एल्कोहल का उपयोग करना चाहिए। और कोरोना वायरस के लिए सामान्य जो बचाव के लिए जो सामान्य एडवाइजरी है या नियम है, उन सब का फॉलो करना चाहिए। जैसे हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए और नियमित रूप से स्नान और कपड़ों को साफ करना चाहिए। तो क्या सर ऐसे में गर्भवती महिलाएं सुरक्षित हैं और उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? सामान्य व्यक्ति के लिए जो नियम लागू होते हैं उन्हीं नियम का ही पालन करना चाहिए गर्भवती महिला को भी। जी जी, सर, यदि कोरोना वायरस से कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कोरोना व्यक्ति से संक्रमित है कि नहीं है। यदि कोरोना वायरस संक्रमित तो उसी स्थिति पता चलेगा जब उसके जांच होगा और जांच के बाद स्वाभाविक रूप से उसको संस्थागत कोविड-19 सेंटर में भर्ती करना पड़ेगा। जी सर, क्या कोरोना वायरस इन्फेक्शन एल्कोहल से मरता है? ये आजकल हमारे गांव देहात में लोग ये कहते हैं कि अल्कोहल लेने से कोरोना वायरस जो है मरता है,
लेकिन ये सच नहीं है। और यदि हम हाथों में 70% एल्कोहल का उपयोग करते हैं जी तब तो ये 70% एल्कोहल जो है सैनिटाइज़र का काम करेगा। जी लेकिन यदि हम ओरली 70% एल्कोहल को हम नहीं ले सकते हैं, वैसे भी एल्कोहल लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई वायरस अगर हमारे मुंह के द्वारा पेट में गया हो तो हमारे पेट में स्ट्रॉन्गली हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है वहाँ, जी और किसी भी वायरस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आने के बाद में वो उनकी जो है डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो है वो एल्कोहल का कोरोना वायरस के बचाव के रूप में ओरल लेना जी ये ठीक नहीं है। जी सर, लोग अपने घरों में रहकर आयुर्वेदिक दवाइयों का किस तरह से सेवन कर सकते हैं? क्योंकि ये पूरी बीमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर ही निर्भर करता है। जी और हमें जो है घर में रह के हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए वैसे कुछ दवाइयाँ मैंने बताया, गिलोय हो गया, गिलोय को जो है हम उसको उबाल के उसके पानी को पी सकते हैं। त्रिकटु चूर्ण होता है, इस त्रिकटु में सौंठ, पिपली, मरीच ये तीनों बराबर मात्रा में होते हैं। इनको हम चाय के रूप में ले सकते हैं। दालचीनी, तुलसी, अदरक, अश्वगंधा, इन सारी चीज़ों को हम काढ़ा बना के ले सकते हैं या अलग अलग भी लिया जा सकता है, इससे कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बना रहे। जी कोविड-19 में आयुर्वेद चिकित्सा कैसे करेंगे सर? कोविड-19 में आयुर्वेद चिकित्सा, क्योंकि ये नई बीमारी है और आज तक इसका इलाज जो है या किसी प्रकार के वैक्सीन नहीं निकला है, इसलिए आयुर्वेद ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के इस बीमारी से लड़ सकते हैं। वैसे कोविड-19 में 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है एसिम्प्टोमेटिक, जिसमें ग्रसित व्यक्ति में किसी प्रकार के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। सेकेंड जो होता है सिम्प्टोमेटिक, जिसमें रोगी व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। तीसरा जो कंडीशन आता है कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड में क्या होता है कि हमारे फेफड़े में बलगम जम गए, जिसकी वजह से श्वास लेने में दिक्कत हो रहा है या वेंटिलेशन की जरूरत पड़ता है। इन सारे कंडीशन के लिए मैंने कुछ दवाइयाँ छाटे हैं, जैसे अभी कुछ दवाइयों को आपको बताया मैं। तो जैसे पहला कंडीशन एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन के लिए हम सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए दवाई दे सकते हैं, जैसे गिलोय हो गया, त्रिकटु हो गया, दालचीनी हो गया, तुलसी हो गया और अश्वगंधा। इनका काढ़ा बना के हम पी सकते हैं। यदि उसको कुछ सिम्टम भी आ रहे हैं, जैसे सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो ऐसे केसेस में उन्हीं जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली दवाई में ही जो है अलग से अडूसा, मुलेठी, ये जो है सर्दी खांसी या ब्रोंकोडायलेटर के रूप में हम उसको दे सकते हैं। और यदि उसको बुखार भी है तो उसी दवाई में हम कालमेघ दे सकते हैं, क्योंकि ये जो कालमेघ होता है वो सर्वज्वर होते हैं। और स्पेशली आयुर्वेद में वायरल इन्फेक्शन के लिए स्पेशल मेडिसिन माना जाता है। तो इन सभी दवाइयों को काढ़ा बना के गुड़ मिला के सामान्य ताप आने पे जो है मधु मिला के दे दिया जा सकता है। गुड़ और मधु भी जो है बहुत अच्छा एक ब्रोंकोडायलेटर होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है या फेफड़े में बलगम बन रहा हो, तो उस फेफड़े में जो जमी बलगम को ये जो दवाइयाँ हैं निकाल देंगे। तो इस प्रकार से हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। और अभी हमारे ही स्टेट में सर्वज्वर हर दवाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री लॉन्च किए हैं और समाचार के माध्यम से पता चले हैं। तो इसी प्रकार हमारे आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा सर्वज्वर हर दवाई आता है जिसका नाम है आयुष 64। तो हम चाहें तो इस दवाई का भी उपयोग कर सकते हैं। और मैंने जिन दवाइयों को बताया, इन दवाइयों भी आवश्यकता के अनुसार अन्य दवाई, जैसे मान लिया श्वास लेने में तकलीफ हो रहा है तो हमारे आयुर्वेद में श्वास कुठार रस है, या अन्य दवाइयों को इस काढ़े के द्वारा या अलग से हम उपयोग करके दिया जा सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी। तो ये थी हमारी आज की खास मुलाकात डॉक्टर अशोक मीन से। हम फिर होंगे हाजिर किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहें ग्रैंड न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।